हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज। इसमें हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समय 2 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक 50 अंकों का होता है। 2016 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ज्ञान डीवी के अनुसार शिक्षा 3 हिस्सों में बटी होती है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक वह है जो पढ़ाता है, छात्र वह है जो सीखता है और पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु है जिसे पढ़ाया जाता है। शिक्षक अपने ज्ञान से छात्रों को समझाता है और उन्हें जीवन में सही दिशा दिखाता है। छात्र उन ज्ञान को समझकर अपने जीवन में लागू करता है। इन तीनों के बिना शिक्षा पूरी नहीं होती। प्रश्न 2 है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो विशेषता क्या है देख लेते हैं एक बार। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास था। इसकी मुख्य विशेषताएं थी। पहला है मोक्ष प्राप्त करना, यानी आत्मज्ञान और शांति पाना। और दूसरा है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। तीसरा है अच्छे चरित्र और स्वास्थ्य का विकास। चौथा है समाज में अच्छे व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना। और अगला है प्रश्न 3, प्रयोजनवाद के 4 गुण एवं दोष लिखिए। ठीक है, तो प्रयोजनवाद के 4 गुण और दोष देख लेते हैं। गुण की बात करें दोस्तों तो पहला है प्रयोजनवाद बच्चों को जीवन की समस्याओं के लिए तैयार करता है। ठीक है, प्रयोजनवाद क्या है? जो बच्चों के जीवन में समस्याएं आती है उनसे उनको तैयार करता है। और दूसरा है यह काम को ज़्यादा महत्व देता है, विचार को कम। ठीक है, और तीसरा है यह समाज के साथ बदलने वाला प्रगतिशील विचार है। चौथा है यह समाज के अनुसार शिक्षा में बदलाव को मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हेडिंग डाल करके लिख देंगे, हेडिंग ही लिख देंगे तब भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 से 70 शब्द। ठीक है, और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, टाइम कम मिलता है, तो ये भी खास ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोष की बात करें दोस्तों तो दोष क्या है? पहला है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व नहीं देना। ठीक है, और दूसरा है यह केवल भौतिक चीज़ों पर जोर देता है। जो आपको भौतिक चीज़ें दिखाई देती हैं वह जोर देता है दोस्तों उस पर। और तीसरा है यह सत्य को बदलने वाला मानता है। ठीक है, जो सत्य है वह बदलता है और जिससे स्थिरता नहीं रहती। ठीक है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती, चेंज होता रहता है। और चौथा है यह शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं बताता। ठीक है, यही निश्चित उद्देश्य है शिक्षा से ग्रहण करने से। तो आगे देखेंगे प्रश्न 4 है, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध प्रेम और समझ पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक को केवल पढ़ने वाला नहीं बल्कि बच्चों का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए। वे मानते थे कि शिक्षक को बच्चों के साथ प्यार और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। टैगोर यह भी कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि बच्चों को प्राकृत और अनुभवों से भी सीखना चाहिए। प्रश्न 5 है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिए। उत्तर है जल प्रदूषण को रोकने के लिए 4 उपाय निम्न है। तो क्या क्या है? पहला है कारखानों का गंदा पानी साफ करके ही नदियों में डालना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो ही कहाँ रहा है देखते हैं दोस्तों, वैसे ही डाल दिया जाता है फैक्ट्री का पानी, तो वह दूषित तो होगा ही। और दूसरा है प्लास्टिक और कचरे को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है नदियों और तालाबों के पास साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका लिखिए। ठीक है, जो पर्यावरण है उनमें विद्यालय की क्या भूमिका है यह भी हम लोगों को देखना है। प्रश्न संख्या 6 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका लिखिए। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं एक बार। उत्तर है विद्यालय पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों को पर्यावरण के महत्व को समझाते हैं और उन्हें पेड़ लगाने, पानी बचाने और सफाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जो विद्यालय हैं वह इन सब पर ध्यान देते हैं कि ये करना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में वृक्षारोपण, सफाई अभियान, पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिक्षक बच्चों को किताबों के साथ साथ
पर्यावरण की रक्षा के तरीके के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, इससे बच्चे जागरूक होते हैं और पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जब टीचर बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कहता है, बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक बनता है। ठीक है, तो उत्तर है बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बड़ी बाधा है। ठीक है, जो बाल श्रम है वह बच्चों की शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते हैं ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। इससे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जब आर्थिक मदद करेंगे तो जा ही नहीं पाएंगे, वहाँ पूरा टाइम वेस्ट होगा, तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। ठीक है, और बाल श्रम बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को भी रोकता है। इसके कारण वे अच्छे जीवन के लिए जो जरूरी शिक्षा है वह भी जो है नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, जिससे आगे चल करके वे समाज में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, समाज से भी पिछड़ जाते हैं। और प्रश्न 8 है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका क्या होती है, ये देख लेते हैं इसको भी। तो शिक्षक और विद्यालय समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा लोगों को जागरूक बनाती है और उनमें सही गलत की पहचान कराती है। शिक्षक बच्चों को न केवल पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें अच्छे विचार, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाते हैं। ठीक है, जिससे वह जिम्मेदार बन सकें। विद्यालय बच्चों में नेतृत्व और समाज सेवा की भावना विकसित करते हैं। इन सब के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और लोग अच्छे नागरिक बनते हैं। ठीक है, और आगे देखें अगर प्रश्न संख्या 9, तो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। वे मानते थे, कौन, फ्राबेल, वे मानते थे कि बच्चों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सीखने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और फ्राबेल जो खेल विधि है, ठीक है, खेल गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर देते थे। ठीक है, खेल विधि जो फ्राबेल ने दी हुई है दोस्तों, वो जो है खेल के माध्यम से सीखने पर जोर देते थे ताकि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख सकें। उनका मानना था कि बच्चे को प्राकृतिक माहौल में प्रेम और स्वतंत्रता के साथ सीखने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वे अपने आप को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और प्रश्न संख्या 10 है, जनसंचार माध्यमों की भूमिका एवं प्रभाव बताइए। ठीक है, तो जनसंचार का माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट और समाचार पत्र है, लोगों को जानकारी देते हैं और उन्हें जागरूक करने का काम करते हैं। ये शिक्षा, मनोरंजन और जानकारी का स्रोत हैं। जनसंचार माध्यम लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं, लेकिन कभी-कभी गलत सूचनाएं भी फैला सकते हैं। इसलिए इनका सही और सतर्क उपयोग जरूरी है ताकि समाज में सही जानकारी और विचार का आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों, 2017 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसकी नियुक्ति कब हुई। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इन्हें मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को की गई थी और इनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा, संचार और समस्याओं की जांच करना तथा समाधान के माध्यम से सुझाव देना था। ठीक है, और इन्होंने सुझाव क्या क्या दिए थे, तो सुझाव दिया था इन्होंने, पहला है प्राइमरी शिक्षा की अवधि 4 से 5 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। ठीक है, तीसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाई जाए। चौथा संख्यानात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए। ठीक है, और प्रश्न संख्या 12 है, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी। हंटर कमीशन की विशेषताएं, तो पहला है भारतीयों के प्रति उदारता दिखाते हुए ईसाई मिशनरियों को प्रमुखता नहीं दी गई। ठीक है, और दूसरा है स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हरिजनों, पिछड़ी जातियों की शिक्षा पर बल दिए गए ताकि ये भी आगे बढ़ सकें। और तीसरा है व्यावसायिक विषयों को जोड़कर स्वावलंबन की भावना विकसित की गई। ठीक है, और प्रश्न संख्या 13 है,
वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। ठीक है, तो आपको वुड जो घोषणा पत्र दिए थे उनके 4 दोष क्या क्या थे, तो इनके बारे में देखना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला दोष क्या है, अंग्रेजी शिक्षा लोगों को प्राथमिकता दी गई जिससे देसी भाषाएं उपेक्षित हो गई। ठीक है, जो अंग्रेजी शिक्षा थी इनको महत्व दिया गया और जो हम लोगों का प्रचलित भाषा था उनको दबाया गया। ठीक है, ये ये एक दोष हो गया। और दूसरा है लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, तो लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई। और तीसरा है शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को दी गई जिससे नौकरशाही का नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, तो आगे देखें अगर तो प्रश्न संख्या दोस्तों 14 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्यों माना जाता है। तो बताइएगा मैकाले को अग्रदूत क्यों माना जाता है भारतीय शिक्षा का। तो पहला है मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, इन्होंने ही मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हुए। ठीक है, दूसरा है पाश्चात्य विज्ञान के द्वार खोले जिससे भारतीयों में आधुनिक विचारधारा का विकास हुआ। और आगे देखें तो तीसरा है समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न की जिससे राजनैतिकता की जागरूकता बढ़ी। प्रश्न संख्या 15 है मिशनरी स्कूलों की विशेषता लिखिए। उत्तर है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। पहला है कक्षा शिक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया गया। और तीसरा है गरीब और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। जो गरीब थे और जो तेज बालक थे पढ़ने में उनको जो है छात्रवृत्ति दी गई ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। और चौथा है धार्मिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, जो धार्मिक शिक्षाएं थी उन पर भी ध्यान दिया गया। और प्रश्न संख्या 16 है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक कुल कितना खर्च हुआ। ठीक है, जो 31 मार्च 2009 तक आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितना खर्चा हुआ। तो उत्तर एक बार देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से 2002 में की गई थी और 3,66,559 नए विद्यालय खोले गए, 2,81,943 विद्यालयों के भवन बनाए गए। ठीक है, तो आगे है दोस्तों 1,92,486 स्कूलों में स्वच्छ जल की व्यवस्था और 3,19,607 स्कूलों में शौचालय बनाए गए और लगभग 10 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई। ठीक है, तो स्कूलों में निःशुल्क जो है पाठ्य पुस्तक दिए जाते हैं, तो उनमें जो है 10 करोड़ बच्चों को निःशुल्क कापी किताब दिए गए। और प्रश्न संख्या 17 है बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किए। उत्तर है बाल अपराध। बाल अपराध का मतलब है कि जो बच्चे हैं दोस्तों, बच्चों द्वारा किए गए गलत काम जो कानून के खिलाफ हो। ठीक है, भारत में न्याय अधिनियम 1986 संशोधित हुआ था 2000 में के अनुसार 16 वर्ष तक के लड़के और 18 वर्ष तक की लड़कियां बाल अपराध मानी जाती हैं। मतलब अगर कोई काम करती हैं इनसे कम समय में तो उनको बाल अपराध के अंतर्गत माना जाता है। यह कानून सभी समान रूप से लागू होता है। और प्रश्न संख्या 18 है राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के साधन बताइए। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के साधन क्या क्या है। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के साधन पहला है देश के विविध पहलुओं का ज्ञान दिया जाए। और दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं की जानकारी दी जाए। तीसरा है जाति और धर्म की भिन्नताओं को मिटाकर एकता को बढ़ावा दिया जाए। और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों को कम किया जाए। प्रश्न संख्या 19 राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। उत्तर है राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका। ठीक है, पहला है पूर्ण आस्था, अध्यापक को अंतर्राष्ट्रीय एकता में विश्वास होना चाहिए। और दूसरा है मूल्यों का विकास, अच्छे मूल्यों को अपनाकर विद्यार्थियों को प्रेरित करें। और तीसरा है अनुकूल वातावरण, विद्यालय में प्रेम और देशभक्ति का वातावरण बनाए रखें। और चौथा है नैतिक कर्तव्य, बच्चों का क्या क्या कर्तव्य होता है नैतिक, तो विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाएं। जो टीचर हैं ठीक है वह जो है बच्चों को नैतिक पाठ पढ़ाएं। और प्रश्न संख्या 20 है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। ठीक है,
तो संविधान को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 का क के अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में के तहत लागू हुआ। इसका उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना और साक्षरता दर को बढ़ाना था, सभी लोग साक्षर हो सकें, ठीक है। तो 18 में दोस्तों पेपर हुआ नहीं था, तो मिला भी नहीं, तो इसलिए नहीं बना पाए हैं। 19 में आइए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 2019 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का विशेषता बताइए, ठीक है। तो उत्तर है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है वैयक्तिक स्वरूप। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था, ठीक है। और शिक्षक प्रत्येक छात्र को उनकी वैयक्तिक विशेषताओं के आधार पर ज्ञान व प्रशिक्षण देता था, ठीक है। वैयक्तिक मतलब एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा क्या है? शिक्षा पुस्तकीय न होकर के व्यवहारिक होती थी, ठीक है। और जिसमें जीवनोपयोगी कौशल सिखाए जाते थे, जीवन को कैसे चलाना है, बिताना है, ठीक है। और पुस्तकीय ज्ञान जो दिया गया है उनको हटा करके व्यवहारिक रूप से क्या आवश्यक है उनको ध्यान में रखते हुए ये जो है वैदिक काल में की विशेषताएं ये सब थे। तो और आगे है निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, तो वैदिक कालीन में सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, ठीक है। वैदिक कालीन में निःशुल्क शिक्षा आप ग्रहण कर सकते थे, लेकिन वैदिक काल में दोस्तों कुछ ही वर्गों को शिक्षा मिलता था। और चौथा है आवासीय व्यवस्था। शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत आवासीय व्यवस्था थी, जहां विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्रदान करते थे। और प्रश्न संख्या 22 है मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है धर्म का प्रचार प्रसार। इस्लाम धर्म एवं संस्कृत का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और आगे देखें तो दूसरा है ज्ञान का विस्तार। इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और तीसरा है आचरण निर्माण। नैतिकता और धार्मिक आचरण का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 23 है वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। आपको कारक बताना है जो वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। कौन कौन से? पहला है दार्शनिक कारक, ठीक है। शिक्षा की नीतियों पर दार्शनिक और विचारधाराओं का प्रभाव होता है। और दूसरा है सांस्कृतिक कारक। समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों का प्रभाव। हेडिंग डाल देंगे उतना काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि 60 से 70 शब्दों में लिखना होता है, तो टाइम आपको बचाना है। समाज शास्त्रीय कारक। सामाजिक संरचना और सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव। और आगे देखें तो आगे है आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारक क्या है? शिक्षा के साधनों और संसाधनों की उपलब्धता। और पांचवा है राजनीतिक कारक। शासन की नीतियां और शिक्षा की राजनीति। और प्रश्न संख्या 24 है महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का समग्र विकास करना चाहिए। वे ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करने वाले नैतिक और आत्मनिर्भर नागरिकों का निर्माण करना है। गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत कार्य आधारित शिक्षण पर केंद्रित था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आप जो है स्व केंद्रित अपने आप जो है कौशल विकसित कीजिए, अपने आप सीख करके आप दूसरों को मतलब अपने हस्तकला का प्रयोग कीजिए, ठीक है। आप हाथों से बनाइए और उसको बेचिए, तो अपना भी विकास होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उत्तर है शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है, ठीक है। शिक्षा से ही आपका सर्वांगीण विकास होगा, जिससे वह समाज का उत्तरदायी घटक बनता है। शिक्षा व्यक्ति को सही चिंतन और विवेक प्रदान करती है, जिससे वह सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को समझता है। अतः कहा जा सकता है कि
शिक्षा समाज का दर्पण है, क्योंकि यह समाज के विकास और प्रगति को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 26 है, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में तैयार पर्यावरण के भीतर स्वतंत्र गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें बच्चे को आत्मनिर्देशित सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। यह पद्धति संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावनात्मक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देती है। ठीक है, और शिक्षा में कठोर सामग्री का उपयोग और स्व अनुशासन पर जोर दिया जाता है। और प्रश्न संख्या 27 है, वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो वुड डिस्पैच 1854 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं का माध्यम बनाने का सुझाव दिया गया। ठीक है, जो आसपास के भाषा हैं उनको स्कूलों में बताई जाए, इन पर जोर दिया गया। 1854 की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच। और दूसरा है उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम। ठीक है, तो अगर उच्च शिक्षा में जा रहे हैं बच्चे तो उनको जो है अंग्रेजी माध्यम में सिखाया जाए। कॉलेज स्तर पर शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को अपनाने की सिफारिश की गई। और आगे देखें तो आगे है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक, तो महिला शिक्षा का आगे बढ़ाना। ठीक है, इसलिए महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। और चौथा है धार्मिक तटस्थता। सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न देने का प्रावधान किया गया। प्रश्न संख्या 28 है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका बताइए। ठीक है, तो उत्तर है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक और विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या क्या है तो देख लेते हैं। पहला है मूल्य एवं नैतिकता का विकास। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिकता मूल्यों का विकास करते हैं। और दूसरा है समाज सुधार। शिक्षक समाज सुधार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो समाज में कैसे रहना है ये सब जानकारी जो है शिक्षक देते हैं। और तीसरा है सकारात्मक सोच। विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करते हैं। ठीक है, सकारात्मक सोचना है और समाज के प्रति उत्तरदायी रहना है। ठीक है, ये सब भावना जो है अध्यापक विकसित करते हैं। और चौथा है समानता और सहिष्णुता। विद्यालय सामाजिक समरसता, समानता और सहिष्णुता की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। और आगे देखें तो प्रश्न संख्या 29 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान, अनुभव, सामाजिक तैयारी, मानवता से परिपूर्ण गुणों का विकास, समायोजन, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के गुणों की प्राप्ति करना। आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, और आगे देखें तो प्रश्न संख्या 30 है। ठीक, प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। उत्तर है विद्यालय के विकास में समुदाय की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला है विद्यालय विकास की योजना। समुदाय विद्यालय विकास योजना बनाने में सहयोग करता है। दूसरा है शैक्षणिक निरीक्षण। शैक्षणिक उपलब्धियों के निरीक्षण में समुदाय की भूमिका होती है। तीसरा है बजट और संसाधन। बजट आवंटन और संसाधनों के उपयोग पर समुदाय का नियंत्रण रहता है। और आगे देखें तो आगे है सकारात्मक वातावरण। समुदाय विद्यालय को सकारात्मक वातावरण प्रदान करके बच्चों के समग्र विकास में सहायता करता है। आगे देखें 2020 का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है शिक्षा में प्रकृतिवाद बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रकृति को सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है, जिसके संपर्क में रहकर बच्चा बेहतर सीखता है। यह बच्चों को प्रयोग, खोज और आविष्कारों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आगे देखें तो प्रकृतिवाद का उद्देश्य बच्चों को स्वाभाविक रूप से विकसित करना है। ठीक है, प्रकृतिवाद का क्या उद्देश्य है, बच्चों को स्वाभाविक रूप से क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, यह पुस्तक केंद्रित शिक्षा की बजाय अनुभव केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। ठीक है, पुस्तक केंद्रित मतलब पुस्तक में जो बातें बताई गई है, लिखाई गई है, उनको रटाना समझाना नहीं है। जो समाज में चल रही हैं उनको आपको उस हिसाब से ढालना सिखाया जाता है। प्रकृतिवाद के जनक रूसो थे, जो जिनेवा के दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। ठीक है, यह शिक्षा को प्राकृतिक वातावरण से जोड़कर बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सिखाता है। और आगे देखें तो प्रश्न संख्या 32 है,
विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है अनुशासन व्यवस्था। विद्यालय में अनुशासन उत्तम होना चाहिए ताकि अध्ययन का माहौल बना रहे। और अगला है शैक्षिक वातावरण। सौहार्दपूर्ण, आदर्शपूर्ण और मूल्यपरक शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखें तो अध्यापक की भूमिका क्या क्या है। ठीक, अध्यापक को क्या करना है कि अध्यापक को निष्ठा और लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, अध्यापक अपना पूरा 100% जो है विद्यार्थियों को देना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। अधिगम पद्धतियाँ क्या क्या हैं, शिक्षा के नवीनतम तरीकों और तकनीकों को अपनाना चाहिए। जो नए नए तकनीक आ रहे हैं, ठीक है, शिक्षण पद्धति में अपनाना चाहिए। उससे जो है समझ विकसित होती है। जैसे अब पुराने समय में बोर्ड पे लिखा जाता था, अब डिजिटल बोर्ड आ रहा है, धीरे धीरे इस पर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सुधार होने चाहिए। प्रश्न संख्या 33 है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है जलवायु परिवर्तन का मतलब लंबे समय में मौसम के पैटर्न में होने वाले बदलाव से है। ठीक है, तो बदलाव में देखें दोस्तों तो जलवायु परिवर्तन क्या है, जो बहुत समय से जो परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, पहले कुछ था जलवायु में परिवर्तन, अब जो है कुछ हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन है। तो क्या क्या है, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया और गैसों को जलाने से होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के तापमान में बढ़ोतरी होती है। यह बारिश के पैटर्न में बदलाव लाता है और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि करता है। इसके कारण बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं की भावना बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 34 है, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। ठीक है, तो शिक्षा में जनसंचार की भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आगे देखें क्या क्या है, तो 4-5 बातें जान लेते हैं हम इसके भी बारे में। यह जानकारी को व्यापक रूप से फैलाने में सहायक है। और अगला है जनसंचार विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोण और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों को समझने में मदद करता है। और अगला है यह छात्रों को नए और अभिनव तरीकों से सीखने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक तकनीकों जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। और अगला है प्रश्न संख्या 35, प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए देखते हैं। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम को बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता और मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है। और आगे है मुख्य विषयों में खेलकूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और गणित शामिल हैं। यह अनुभव आधारित शिक्षा को महत्व देता है। बालक को प्राकृतिक वातावरण में सीखने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है समाज शिक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रभावी कारक है। ठीक, और पॉइंट वाइज देख लेते हैं। समाज के मूल्य, नैतिक और सिद्धांत शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यह सामाजिक समानता, भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। समाज में व्याप्त सांस्कृतिक विविधता छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद करती है। और आगे बात करें तो आगे है सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। ठीक, और आगे है समाज शिक्षा को व्यवहारिक जीवनोपयोगी बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं ले रहे हैं। अगर एक एक व्याख्या करने लगेंगे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आधा 1 घंटे में फास्ट रिवीजन भी हो सके। एक बार समझ जाएंगे दोस्तों, पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप जो है लिख ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा वीडियो को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, उत्तर है जल संरक्षण के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, जल संसाधनों की सीमित होना, ठीक, और उनकी बढ़ती मांग। जो जल संसाधन है दोस्तों वह सीमित होना और उनकी जो है मांग बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए जो है जल को संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में अगर पानी बर्बाद करें, भविष्य में पानी कम हो जाएगी तो समस्याएं आना स्वाभाविक है।
ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ऊर्जा को बचत करना है और पर्यावरण जो संतुलन है उनको बनाए रखना है, पेड़ पौधों की कटाई कम करनी है। प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, ठीक, हिमनद और भूमिगत जल को सुरक्षित रखना है। ठीक, ये सब सुरक्षित रहेगा तो प्रदूषण जो है कम होगा। और औद्योगिक और शहरीकरण के कारण जल स्तर में कमी होने को रोकना है। और आगे है जल संकट से बचने और भविष्य के लिए जल सुरक्षित करना, ताकि भविष्य में भी जो है जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, पानी जो है उपलब्ध रहे। ठीक है, और प्रश्न संख्या 38 है, मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक, तो उत्तर है मॉन्टेसरी पद्धति की दो मुख्य सिद्धांत हैं। कौन कौन से है? स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और आत्मनिर्भर बनाने के अवसर मिलते हैं। और अगला है पर्यावरण से सीखना। बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं जो उनके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अपने बच्चे क्या करते हैं? अपने परिवेश जो आसपास होता है, ठीक है, तो आसपास के जो समाज होते हैं उनसे सीखता है, पास पड़ोस से सीखता है और उनके मानसिक जो विकास है उनको भी जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो सीखेंगे, जो देखेंगे वही करेंगे। यह आत्म अनुशासन और आत्म सुधार को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और आगे है शिक्षा को खेल और गतिविधियों के माध्यम से रोचक बनाया जाता है। जो शिक्षा है वह खेल के माध्यम से और गतिविधि कराई जाती है, उसके माध्यम से जो है शिक्षा रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी जो है कहते भी थे दोस्तों की खेल खेल में शिक्षा देना है। ठीक है, यह बालक की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। ठीक है, और आगे अगर चलें दोस्तों तो आगे है प्रश्न संख्या 39। 39 में क्या है? औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट कीजिएगा, लिखिएगा। पहला है क्षेत्र। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य आदर्शात्मक जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक और व्यवहारिक होता है। और तीसरा है समय और स्थान। ठीक है, औपचारिक शिक्षा निश्चित समय और स्थान पर जबकि अनौपचारिक शिक्षा किसी भी समय और स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो औपचारिक जो शिक्षा है दोस्तों आप विद्यालय से ही सीखेंगे, एक निश्चित स्थान होता है। और अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं पर भी जो समाज आपको सिखाता है, आप चलते फिरते कहीं कुछ हो जाता है, लड़ाई हो जाती है तो आप कैसे क्या करते हैं, डील कैसे करते हैं, तो ये सब जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक पद्धति। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारित होता है जबकि अनौपचारिक शिक्षा में लचीला पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो आगे देखें प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 40 है, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? उत्तर है सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द से देश एवं शांति और स्वभाव का माहौल बनता है। ठीक है, इससे आपसी घृणा समाप्त होती है और प्रेम, एकता तथा भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। आगे है, यह सामाजिक समानता और न्याय को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सद्भावना होती है। ठीक है, और आगे देखें तो आगे है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2021 का पेपर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 41 है, शिक्षा का अर्थ बताते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उत्तर है शिक्षा ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की मानसिक, नैतिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास करती है जिससे वह समाज सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनता है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन है बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति का भी आधार है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 42 है, वैदिक कालीन एवं बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर बताइए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा क्या क्या है देख लेते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था। ठीक है, आध्यात्म की ओर बढ़ना था, विकास करना था। ठीक है, जबकि बौद्ध काल में यह व्यवहारिक जीवन पर केंद्रित थी। ठीक है, व्यवहारिक जीवन पर केंद्रित थी और वैदिक शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। वैदिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, और बौद्ध शिक्षा जो है मठों में दी जाती थी जहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। ठीक है, और यह मुख्यतः उच्च वर्गों तक सीमित थी। ठीक, और बौद्ध काल में शिक्षा क्या थी कि बौद्ध काल में शिक्षा बिहारों में प्रदान की जाती थी जहाँ पाली भाषा का प्रयोग होता था और यह
सभी वर्गों के लिए सुलभ थी, लेकिन उनमें क्या थी, बौद्ध बौद्ध उसमें वैदिक कालीन में उनमें जो है दोस्तों निश्चित था, ठीक है, उच्च वर्गों को शिक्षा दिया जाता था, लेकिन इनमें ठीक था, महिलाओं को भी शामिल किया गया, उनमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था वैदिक कालीन में। और आगे प्रश्न संख्या 43 है, शिक्षण पद्धति के संदर्भ में फ्रोबेल के विचारों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जो शिक्षण पद्धति है फ्रोबेल के बारे में, इनके बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं लिखना है कि आगे प्रश्न का उत्तर लिखते रहिए और आगे छूट जाए। ठीक है, तो सभी को बराबर लेकर के चलना है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और आत्मक्रिया पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली की स्थापना की, जहां खेल गतिविधियों और प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से शिक्षा होती थी। ठीक है, शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, और फ्रोबेल का मानना था कि जो शिक्षा है दोस्तों, ठीक है, खेल खेल में शिक्षा देना है, रचनात्मक गतिविधियों का समावेशन बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, और आगे देखें तो प्रश्न संख्या 44 है, शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी का क्या योगदान है, उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया और शिक्षा में अनुभवात्मक अधिगम पर जोर दिया। उनका मानना था कि क्या, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ठीक, डीवी ने शिक्षण में सक्रिय भागीदारी, समस्या आधारित अधिगम और लोकतांत्रिक कक्षाओं की वकालत की, जिसमें छात्रों में आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित हो। और आगे प्रश्न संख्या 45 है। प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है, बालक के शैक्षिक विकास में परिवार की मुख्य भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, परिवार बालक की प्रथम शिक्षण संस्था है, जहां वह मूल्यों, संस्कारों और व्यवहारिक कौशलों को सिखाता है। परिवार का सहयोग, प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण बच्चे के आत्मविश्वास और शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देते हैं। अभिभावकों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और समर्थन बालक की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और आगे देखें प्रश्न संख्या 46 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, यह किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक है। उत्तर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, और यह जो है अनुच्छेद 21 में बताया गया है। यह पहल बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाती है। इससे बाल श्रम, अशिक्षा और सामाजिक असमानता में कमी आती है। साथ ही बच्चों के समग्र विकास और राष्ट्र की प्रगति में योगदान होता है। और आगे प्रश्न संख्या 47 है। प्रश्न संख्या 47 है, समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। उत्तर है, समाज व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, समाज क्या है, जो व्यक्ति हैं, परिवार, कई परिवार मिल जाते हैं तो वही जो है समाज बन जाते हैं। ठीक है, गांव हो गया, परिवार से गांव, गांव से, ठीक है, शहर, देश, ये सब मिल करके क्या बनता है, समाज बन जाता है। सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। शिक्षा और समाज के बीच गहरा पारस्परिक संबंध है। शिक्षा समाज के मूल्यों, मान्यताओं और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। ठीक है, और जबकि समाज शिक्षा की दिशा की ओर उद्देश्य और निर्धारित करता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन, प्रगति और एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और आगे देखें तो प्रश्न संख्या 48 है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक तत्व है, यह कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस कथन की क्या करना है, विवेचना करना है। ठीक है, तो मानवीय मूल्य जैसे सत्य है, अहिंसा, प्रेम, करुणा, न्याय समाज की नींव है। ठीक है, यह सब क्या है, समाज की नींव है, और ये मूल्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये सब क्या है, चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। यदि मानवीय मूल्यों का पालन न किया जाए तो समाज में अराजकता, असमानता और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसलिए संपूर्ण सृष्टि की शांति और संतुलन के लिए मानवीय मूल्यों का अनुसरण आवश्यक है। ठीक है, और आगे देखें तो आगे है प्रश्न संख्या 49 में क्या कहता है, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, यह शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर है, शिक्षा का व्यवसायीकरण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें शिक्षा को लाभ कमाने के लिए साधन के रूप में देखा जाता है। इससे शिक्षा संसाधनों में गुणवत्ता की बजाय
लाभ पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे शिक्षा की पहुंच सीमित हो सकती है। शिक्षा का व्यावसायीकरण सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आगे प्रश्न संख्या 50 है, ध्वनि प्रदूषण का आशय एवं इसको नियंत्रित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वर्णन करना है, उत्तर बताना है। ध्वनि प्रदूषण अनावश्यक, हानिकारक और ध्वनियों का वातावरण में अत्यधिक स्तर पर उपस्थित होना है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे नियंत्रित करने के लिए वाहनों के शोर को कम करना, औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि अवरोधकों का प्रयोग करना, लाउडस्पीकरों के उपयोग पर समय और ध्वनियों स्तर की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। तो आराम से लिख देंगे दोस्तों, अपने विचार उसमें प्रस्तुत करना है, आराम से प्रस्तुत करेंगे, हो जाएगा, कोई समस्याएं नहीं होने वाली है। और आगे देखते हैं दोस्तों 2022 का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और भी बच्चे जुड़ेंगे तो जो है आराम से क्लासेस को चलाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 51 लेते हैं, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, शिक्षा में प्रकृतिवाद बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्राकृतिक को सबसे अच्छा शिक्षक मानता है। ठीक, कौन? प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद जो प्राकृतिक वातावरण है उनको जो है अच्छा शिक्षक मानता है, वही जो है सिखाता है। ठीक है, और जिसकी संगति में बच्चा बेहतर सीखता है, यह बच्चे को प्रयोग, खोज और आविष्कारों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे खोज सके, आविष्कार कर सके। ठीक है, तो उनसे जो है सीखेगा। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम कृषि, प्राकृतिक संसाधन और व्यापार के नामों से भी जाना जाता है। इसके जनक रूसो थे। ठीक है, प्रकृतिवाद के जनक कौन थे? रूसो थे। ठीक है, और जो एक दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे तथा वे जिनेवा के निवासी थे। ठीक है, वे जिनेवा के निवासी थे, वहां पर रहते थे। ठीक है, और आगे देखिए प्रश्न संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 52 में कहा गया है, विद्यालय को शिक्षा प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है? ठीक है, तो हमको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा, विद्यालय को शिक्षा प्रभावशाली साधन बनाने के लिए अनुशासन व्यवस्था अति उत्तम होनी चाहिए। ठीक है, अनुशासन होनी चाहिए तगड़ा। ठीक, और शैक्षिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण, आदर्श परक और मूल्य परक बनाना आवश्यक है। अध्यापकों को निष्ठा, लगन से, दायित्वपूर्ण ढंग से अध्यापन कार्य करना चाहिए। साथ ही सह शैक्षिक गतिविधियों और आधुनिक तकनीकों का समावेश भी करना चाहिए। ठीक है, और आगे देखें तो आगे क्या है, प्रश्न संख्या 53 में क्या कहा गया है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों या सदियों में होने वाले जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन से है, जो यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। इससे धरती के तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो गैसें निकलती हैं दोस्तों, वह जो है ग्रीन हाउस गैस, जो ऊपर एक लेयर बनी होती है, ठीक है, वह उनमें हानि होती है, तो पराबैंगनी किरण भी आते हैं और अनेक रोग फैलते हैं दोस्तों। ठीक है, कैंसर जैसे घातक रोग भी होने की संभावना है। और पेड़ पौधे कटते हैं तो उसमें देखते हैं जो है पर्यावरण तापमान में वृद्धि होने लगती है। अभी देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, पेड़ कटने की वजह से। और सभी ये सब जो है आपको लिख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, और आगे देखें प्रश्न संख्या 54 है, शिक्षा में जन संचार की भूमिका के बारे में बताइए। ठीक है, उत्तर है, शिक्षा में जन संचार ज्ञान का प्रसार करता है और सामुदायिक विकास में सहायक होता है। यह संस्कृतियों और अभिवृत्तियों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों को समझने में मदद करता है। यह नवाचारों को प्रोत्साहित करके शैक्षिक प्रणाली को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, साथ ही यह शिक्षण के नए और प्रभावी तरीकों को अपनाने में सहायक होता है। और आगे प्रश्न संख्या 55 है, प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ठीक है, प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम बालक की प्रकृति, रुचियों और योग्यताओं के आधार पर बनाई जाती है। इसमें वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता दी जाती है और मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है। मुख्य विषयों में खेल कूद, शरीर विज्ञान,
स्वास्थ्य विज्ञान और पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और गणित शामिल होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो विवेचना करना है, एक बार देख लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और समाज के मूल्य, नैतिकता और सिद्धांत शिक्षा प्रणाली को दिशा देते हैं। यह सामाजिक मूल्यों को बनाए रखता है और समानता, समर्थन तथा नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। समाज शिक्षा का उद्देश्य मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 57 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? बताना है। जल संरक्षण से ऊर्जा की बचत होती है और यह जल संकट से बचाता है। जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, तालाब, हिमनद और वर्षा और भूमिगत जल का संरक्षण आवश्यक है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जल स्रोतों में कमी हो रही है और भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकता है। प्रश्न संख्या 58 है, मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर है, मॉन्टेसरी पद्धति के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, बच्चे और विकासशील वयस्क अपने परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से मनोवैज्ञानिक आत्म निर्माण में संलग्न होते हैं। और अगला है, विशेष रूप से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मानसिक विकास, ठीक है, और एक सहज प्रक्रिया से होता है। यह पद्धति स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन और संवेदनाओं के विकास पर बल देता है। ठीक है, और आगे प्रश्न संख्या 59 है, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिया है पीछे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या है। पहला है औपचारिक शिक्षा। इसका क्षेत्र विस्तृत और नियंत्रित होता है। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली होती है। यह विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? इसका क्षेत्र सीमित, लचीला और समय अनुसार होता है। यह घर, समाज और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है और इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम या परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 60 है, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इनको भी एक बार। ठीक है, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर सर्वधर्म सद्भावना को बढ़ावा देता है। इससे आपराधिक घृणा प्राप्त होती है और प्रेम, एकता और भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। यह समाज में शांति और समरसता बनाए रखता है और देश की प्रगति में सहायक होता है। आगे 2023 देखते हैं। 2023 का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 61 है, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता और उसके व्यक्तित्व को विकसित करने की प्रक्रिया है। यह उसे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। शिक्षा के महत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से है? पहला है, यह ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन है। ठीक है, और दूसरा है, यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है। और तीसरा क्या है? तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, जीवन की चुनौतियां, जो कठिनाइयां आती हैं, उनको कैसे पार करना है, तो यह सिखाई जाती है। और प्रश्न संख्या 62 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? ठीक है, यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक करता है? ठीक है, सहायता करता है, तो बताना है। उत्तर है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करती है। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 है वह भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह बालकों के विकास में सहायक है। क्या क्या है सहायक है, तो देख लेते हैं। यह उन्हें ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अवसर देती है। कौन? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 21 का। ठीक है, और दूसरा है, यह उनके मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होती है। सही है। यह समाज में समानता और असमानता स्थापित करती है। ये भी सही है। और अगला है प्रश्न संख्या 63। ठीक है, फ्रॉबेल के अनुसार
शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो बताना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संसार की आत्मिक एकता का विकास या ज्ञान कराना है। इसके अलावा दोस्तों पहला है शारीरिक और बौद्धिक विकास करना, और दूसरा है सामाजिक और नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना, और तीसरा है चारित्र विकास और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 64 क्या है। बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालना है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए, तो उत्तर हो जाएगा बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। इसे महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए थे, और इसे नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो बुनियादी शिक्षा कहिए, या तो नई तालीम कहिए, या तो वर्धा शिक्षा योजना कहिए, तीनों एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, और इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो बुनियादी शिक्षा है इनमें शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन है, ठीक, उनमें शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करनी है, क्या भूमिका है। तो उत्तर है शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो शिक्षक हैं वह उच्च आदर्श स्थापित करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों, तो पहला देख लेते हैं क्या है कि पहला है वे छात्रों को नैतिक और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, नैतिक और सामाजिक से परिचय कराते हैं। और अगला है दूसरा, वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। ठीक, क्या सही है क्या गलत ये मार्गदर्शन देते हैं। और तीसरा है वे समाज को प्रगतिशील और जागरूक बनाते हैं। ठीक है, समाज को जागरूक बनाने का कार्य जो है अध्यापक करते हैं, और प्रगतिशील मतलब आपको लगातार अच्छे कामों के प्रति आगे बढ़ते रहने के लिए जागरूक बनाते हैं। और प्रश्न संख्या 66 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर रिपीट हुआ है दोस्तों तीसरी बार। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आपको रिपीटेड उसमें भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों को भी इसको भेजते चलिएगा। और चलिए, पहला है दोस्तों क्षेत्र। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत और क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। और दूसरा है उद्देश्य। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक और समयानुसार होता है। ठीक है, और तीसरा है पाठ्यक्रम। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक और बहुउद्देशीय होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सीमित होता है। ठीक है, और आगे देखें दोस्तों, तो आगे है जीवन की तैयारी। ठीक है, औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत और भविष्य की तैयारी करती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। ठीक है, वर्तमान में जो चल रहे हैं उन पर अधिक जोर देता है। और प्रश्न संख्या 67 है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। ठीक है, लगातार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो उत्तर है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित है। पहला है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, तो पर्यावरण जब दूषित होगा दोस्तों, पर्यावरण आप लगाएंगे तो वह जो है संरक्षित रहेगा। और दूसरा है जल संरक्षण करें। ठीक है, जल को भी बचाना है और पानी की खपत को कम करना है। ठीक है, और पानी की बचत करेंगे तो भविष्य में आने वाले संकट से भी बचे रहेंगे। और तीसरा है वन्य जीवों और वर्षा वनों की रक्षा करना। ठीक है, वन्य जीव मतलब जो वनों में जीव रहते हैं, और सभी जीवों को रक्षा करना है। और वर्षा वनों की रक्षा करनी है, जो वन है उनको काटने से रोकना है। ठीक है, कटाई ना हो। और चौथा है विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करें और कचरे का सही प्रबंधन करें। ठीक है, जो विद्युत वाहन है उनको प्रोत्साहित किया जाए, और जो कचरे हैं उनका सही प्रबंधन किया जाए। ठीक है, सही स्थानों पर उसका यूज किया जाए। और प्रश्न संख्या 68 है, समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। उत्तर है समाज एक बृहद समूह है जिसमें लोग एक साथ रहते हैं और सामाजिक गतिविधियां करते हैं। शिक्षा और समाज के मध्य पारस्परिक संबंध, पहला है शिक्षा सामाजिक मूल्यों को स्थापित करती है, दूसरा है यह सामाजिक मानदंडों के प्रति आदर विकसित करती है, और तीसरा है शिक्षा में सामाजिक व्यक्तिवाद और एकता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, और आगे देखें प्रश्न संख्या 69 है। प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। उत्तर, मानवीय मूल्य मनुष्य के स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे सत्य, ईमानदारी और निष्ठा, प्रेम और शांति। ठीक है, ये सामाजिक एकता को मजबूत बनाते हैं। और दूसरा है ये
समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखते हैं। ये व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने में सहायक होते हैं। और अगला है प्रश्न संख्या 70, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए बनाई गई इनकी 4 मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। पहला है छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधा, दूसरा है क्रीड़ा, सृजनात्मक और कार्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, और तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार। ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा है डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना और जिससे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा वर्तमान भारतीय समाज 2016 से 2023 तक। ठीक है, सभी प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा और हो जाए तो पढ़ाने में मज़ा आता है। बाकी दोस्तों 1000 कराने में आप देखिए कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहिए तो जल्द से जल्द हो जाएंगे। ठीक है।